जय हिंद। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबू द यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे झारखंड जीके को अब आपको एनिमेशन के माध्यम से, मैप के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। हालांकि यकीन मानिए बाबू कि अगर आप एनिमेशन और मैप के माध्यम से क्लास कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको ये पीडीएफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन द यूनिक क्लासेस की टीम की तरफ से आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। लेकिन एनिमेशन और मैप के माध्यम से पढ़ाने के बाद आप पीडीएफ पढ़ेंगे नहीं, पीडीएफ को आप खुद क्रिएट करेंगे, आप पीडीएफ को खुद बनाएंगे। झारखंड का ये पहला यूट्यूब चैनल है जहां आपको एनिमेशन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। आज हम आपको पढ़ाएंगे। आपको लग रहा होगा कि झारखंड की नदी हम पढ़े हैं तो नया चीज इसमें आप क्या पढ़ा दीजिएगा। बाबू आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि दामोदर नदी लातेहार के टोरी क्षेत्र के चूल्हा पानी नामक गांव से निकलती है और ये जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है। तो जहां से कोई नदियां पैदा होती है, जहां से कोई नदियां निकलती है, जहां से कोई नदियां जन्म लेती है, उसी को हम लोग उद्गम क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दामोदर नदी लातेहार के टोरी क्षेत्र के चूल्हा पानी नामक गांव से निकलती है। तो इसका उद्गम क्षेत्र आपका ये हुआ। इसका मुहाना जो हुआ वो आप हुगली नदी हुआ। लेकिन ये चीज को हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे बाबू। लेकिन झारखंड में जितने भी नदी होंगे अगर मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको लाइन बाई लाइन पढ़ने और रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दिमाग में आपको एक बार खाली एगो फोटो याद रखना है, एगो इमेज याद रखना है, बाकी सारी नदी खत्म हो जाएगी। पूरी प्लान के साथ हम आपके साथ ये वीडियो को प्रस्तुत कर रहे हैं बाबू। जिस प्रकार से खोटा पढ़ाने में हम कामयाब रहे, आपको खोटा ना समझ आती थी, फिर भी मैंने आपको खोटा समझाया और आपको इस प्रकार से तैयार किया कि आप 90+ मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्लान से हम झारखंड जीके भी, उससे भी तगड़ा प्लान से, उससे भी बेहतर प्लान से हम झारखंड जीके को लेकर के आए हैं। आप इसे पढ़ेंगे और एकदम रटेंगे नहीं। जीके रटा ही नहीं जाता है। जहां कॉन्सेप्ट है वहां पहले समझेंगे, उसके बाद आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आपकी संघर्ष की दौर चल रही है, लेकिन ध्यान रखेंगे बाबू, संघर्ष की दौर जरूर चल रही है, लेकिन आपकी संघर्ष से लेकर के सफलता तक हम आपके साथ हैं। कंधे में कंधे मिला करके चलेंगे। आज झारखंड नदी हम लोग नए तरीका से पढ़ेंगे। पहले आपको एनिमेशन के माध्यम से हम पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको मैप के माध्यम से पढ़ाएंगे। यकीन मानिए अगर आप देख लेते हैं वीडियो तो आप समझ के ही जाएंगे, आपको फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी पढ़ने की। झारखंड इतिहास में ये पहली बार है। अब रटना छोड़ो बाबू, आप समझना शुरू करो। एक्चुअली जो ये क्लास होनी थी वो ऐप पे होनी थी। झारखंड जी के क्लास ऐप पे भी चलाया जा रहा है, लेकिन ये जो है वीडियो वो आपका यूट्यूब पे भी चल जाएगा। यूट्यूब भी आपको दिया जाएगा। झारखंड जी के जैसे क्लास को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 699 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं बाबू। यहाँ आपको पूरी वीडियो दिया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा। कोई भी अगर जानकारी हो तो आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करेंगे 9771080302 पे। 3 महीना आपके पास, 2-3 महीना आपके पास समय है। आप बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे, हम आपके साथ हैं। सरकार वैकेंसी देने की बात कही है तो ये वैकेंसी जरूर देगी। आप आराम से 3 महीना जो आपके पास है बेहतर तरीके से आप तैयारी करेंगे, ताकि इस प्रकार से तैयार रहेंगे कि अबर वैकेंसी आगे दे अबर फोड़ देंगे, कुल मिलाकर के अबर एक सीट प्राप्त कर ही लेंगे। उस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। नदी अगर आप पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप नदी पढ़ते हैं बाबू तो आप नदी देख रहे हैं।
नदी देखें आप, आपने नदी को देखा। नदी पढ़ने के पहले ऐसे नहीं है कि नदी पढ़ने के पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट है जो क्लियर रखना होगा कि अपक्षय किसे कहते हैं, अपर्दन किसे कहते हैं, निक्षेपण किसे कहते हैं। कहते हैं ना कि हमको खखोर के पढ़ना है, कोड़ के पढ़ना है, तो वही यहां पढ़ाया जाएगा। जैसे नदियों की अवस्था, जैसे आदमी की 3 अवस्था होती है बाबू। आदमी जन्मता है, आदमी जवान होता है, आदमी बूढ़ा भी जाता है। तो इस प्रकार से आदमी की 3 अवस्था हुई। आदमी जन्मा, आदमी फिर जवान हुआ, आदमी फिर बुढ़ाया। तो 3 अवस्था। ठीक उसी प्रकार से नदी की भी 3 अवस्था होती है बाबू। युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। बचपना अवस्था को हम लोग युवा अवस्था कहते हैं नदी के सेंस में। जवानी अवस्था को हम लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं नदी के संदर्भ में। वृद्धावस्था हम लोग बुढ़ारी अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रवणता क्या है, छिफ्रिका किसे कहते हैं, मिनांडर किसे कहते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं, वितरिका किसे कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध किसे कहते हैं, ज्वार नद किसे कहते हैं, उद्गम क्षेत्र किसे कहते हैं, मुहाना किसे कहते हैं और अपवाह क्षेत्र किसे कहते हैं। मुझे जैसा लग रहा होगा कि अगर आप सिंपल नदी केवल झारखंड की नदी को आप पढ़े होंगे तो आप ये तीनों शब्द से अवगत होंगे कि उद्गम क्षेत्र किसे कहते हैं, मुहाना किसे कहते हैं और अपवाह क्षेत्र किसे कहते हैं। बाकी ये ऊपर वाला कौन लाइनवा पढ़ेगा बाबू? एग्जाम में अगर आपको निकालना है तो ये सब लाइनवा कौन पढ़ेगा, इसका मतलब कौन पढ़ेगा, इसका मतलब कौन पढ़ेगा। चीजों को पहले आप समझेंगे। ये सारी चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम लिखते हैं। नदी आपको मैंने बता दिया। पहले आप देखेंगे कि उद्गम क्षेत्र किसे कहते हैं। सारी टॉपिक पे हम बात करेंगे, फिर मैप पे भी हम आपको लेकर के जाएंगे। ये सारी चीजें समझाने के बाद थोड़ा आप धैर्य बनाए रखिएगा। आप मैप के माध्यम से खुद बताइएगा कोई नदी कहां से निकल रही। उद्गम क्षेत्र किसे कहते हैं बाबू? कोई भी नदी कहां से निकल रही है, कोई भी नदी जहां से निकलती है उस नदी का वह उद्गम क्षेत्र होता है। कुल मिलाकर के अपने भाषा में समझिए कि अगर कोई भी नदी यहां से जन्म रही है, यहां से पैदा हो रही है, तो उस नदी का ये उद्गम क्षेत्र हुआ। और अगर कोई भी नदी जहां समाप्त हो रही है, अरे भाई किन्हीं का अगर जन्म हुआ है तो वह मरेगा ही मरेगा, है ना। कोई जन्म लिया है तो कोई मरेगा ही मरेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर नदी जन्म ली है तो उसे हम लोग ज्योग्राफी के भाषा में नदी जिस क्षेत्र से जन्म ली है उस क्षेत्र को हम लोग उद्गम क्षेत्र कहते हैं। और नदियां जहां मर जाती है उसे हम लोग मुहाना कहते हैं। ठीक बाबू बताओ, अगर कोई भी नदी यहां से चलना प्रारंभ की, यहां जन्म ली और यहां इधर से चलना प्रारंभ की, मान लिया जाए एक ये बुढ़ा गई और यहां जाकर के ये नदियां मर गई, तो इसके बीच की ये दूरी तय की ना, और इसे हम लोग ज्योग्राफी के भाषा में कहते हैं अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र ध्यान दीजिएगा। नदियां जन्मी उस क्षेत्र को उद्गम क्षेत्र, नदियां जहां मर जाती है उसे मुहाना, और जिस जिस क्षेत्र से होकर के नदी गुजरती है उसी को हम लोग अपवाह क्षेत्र कहते हैं। थोड़ा ये एनिमेशनवा से तनी समझ ले। ये नदी का बहाव है, ये नदी इधर से देखिए, ये नदी बह रही है, ये पहाड़ है बाबू, ये पहाड़ है और ये पहाड़ है, पहाड़ा के बीच से ये नदियां यहां निकल रही है। पहाड़ा से ये नदियां यहां देखिएगा, यहां नदियां यहां से निकल रही है। माने ये नदियां यहां से निकल रही है तो कहेंगे कि ये नदी जो है इसका उद्गम क्षेत्र यही है। ये नदी यहीं से पैदा हो रही है तो उसका उद्गम क्षेत्र यही है। ये नदियां यहां जाकर के अपने आप को समाप्त कर रही है, माने मर जा रही है, उसे हम लोग मुहाना कहेंगे। यहां लिखा हुआ है कि ये नदी का मुहाना जो है
वो ये है, हम आपको बताएं कि बाबू नदियां जन्म से लेकर के मरण तक अपने जीवन में कुछ दूरी तय करती है। हम लोग भी जन्मते हैं, मरने से पहले कुछ कुछ काम कर लेते हैं, हम लोग जीवन काल कहते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार से ये नदियां तो यहाँ जन्मी, यहाँ आकर के मर गई और इतना दूरी ये तय करके आई बाबू। इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं अपवाद क्षेत्र। इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं अपवाद क्षेत्र। ठीक, अब आपको समझना होगा, आपने समझ लिया कि उद्गम क्षेत्र किसे कहते हैं, अपवाद क्षेत्र किसे कहते हैं और मुहाना किसे कहते हैं। आप थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा विस्तार में समझिएगा। अपक्षय किसे कहते हैं, अपक्षय किसे कहते हैं। अगर यहां बहुत बड़ा पहाड़ है बाबू, पहाड़ा से एगो पत्थर गिर जाता है, तो ये पत्थर, एक पत्थर रहता है, इतना बड़ा पत्थर गिरता है और ये ऊंचाई से गिरने के कारण ये पत्थरा दो भागों में टूट जाता है, उसी को कहते हैं अपक्षय। पत्थरों का दो भागों में टूटना अपक्षय कहलाता है। देख भाई, ये पत्थर पहाड़ पे हलो, यहां समझ कि पहाड़ हलो, पहाड़ा पर से गिरलो तो ये जे हलो पत्थर वो दो भाग में टूट गलो, और दो भाग में अगर ये टूट गया तो हम कहेंगे कि इस पत्थर का अपक्षय हुआ, इस पत्थर का अपक्षय हुआ। एक होता है बाबू अपर्दन। ये पहाड़ पर से गिरा पतला और दो भागों में टूट गया, दो भागों में टूट गया, तो ये क्या होगा, हवा के माध्यम से या तो पानी के माध्यम से ये पत्थर का धीरे धीरे घर्षण भी होगा, माने धीरे धीरे ये पत्थर लुढ़कना स्टार्ट करेगा, चाहे इस पे दबाव बनाएगी हवा या तो पानी। अब इसको धकेलना जब स्टार्ट करेगी तो धीरे धीरे ये लुढ़कना भी स्टार्ट करेगी और घर्षण की क्रिया अब होने लगेगी, और घर्षण की क्रिया के माध्यम से अब ये पत्थर जो पहले दो हुआ करते थे, पहले तो एक ही था, जब अपक्षय हुआ तो दो भागों में टूटा, और जब दो भागों में टूटा तो हवा पानी अब इसको स्थिर रहने नहीं देगा, है ना। मान लिया जाए पहाड़े पर से गिरा, पहाड़े पर से नदी भी निकलती है, अब नदिया का पनिया का रफ्तार इसको धकेलना स्टार्ट करेगी, धकेलना स्टार्ट करेगी। जहां ये पहले दो टुकड़ों में था, अब धीरे धीरे यही इसका टुकड़ा और भी बढ़ जाएगा, तो घर्षण के माध्यम से इसका टूटना भी प्रारंभ हो जाएगा। कहीं जहां पहले एक हुआ करता था अब यहां 10-10 हो जाएंगे। तो घर्षण के माध्यम से पत्थरों को अनेक भागों में टूटना ही अपर्दन कहलाता है। ठीक, जब दो भागों में सिर्फ टूटा तो अपक्षय हुआ। अपक्षय बाबू दो प्रकार से होते हैं। अगर आप थूर थार के अपक्षय करते हैं, मैंने तोड़ फोड़ करते हैं, उसे हम लोग भौतिक अपक्षय कहते हैं। मैंने मार कूट के अगर आप अपक्षय करते हैं, मैंने तोड़ते हैं, उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। और अगर आप केमिकल के माध्यम से कोई भी चीज को तोड़ते हैं, उसे हम लोग रासायनिक अपक्षय कहते हैं। केमिकल के माध्यम से बहुत ऐसे चीजों को तोड़ा जाता है, उससे हम लोग रासायनिक अपक्षय कहेंगे। लेकिन ये पत्थर की बात आ गया, आप टंगिए से मार देते, टांगी समझ रहे, कुल्हाड़िए से आप पत्थर को मार देते हैं तो वो पत्थर दो भागों में टूट जाता है, तो वो आपका भौतिक अपक्षय हुआ। और उस पर अगर कोई केमिकल डाल करके वो पत्थर को दो भागों में डांटते, माने कि बांटते या तो तोड़ते, तो हुआ रासायनिक अपक्षय। ये जो आपका अपर्दन है, अपर्दन किसे कहते हैं आपको ये भी समझ आ गया। अपक्षय दो भागों में टूटा, अपर्दन वही पतला कई भागों में टूटा। अब ये कई भागों में टूटा तो एक बार ऐसी स्थिति आ जाएगी कि पनिया धकेलते 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 घर्षण के माध्यम से इसे बुकनी बुकनी कर देगी, मतलब ढेर ढेर छोट छोट कर देगी। ऐसे समझिए कि धूल बना देगी, तो धूल बना देगी। इसी को हम लोग ज्योग्राफी के भाषा में कहते हैं अवसाद।
इसी हम लोग ज्योग्राफी में कहते हैं अवसाद। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं निक्षेपण। इसी चीज को हम लोग कहते हैं निक्षेपण। चीजों को आप समझिएगा। पत्थर जब बड़ा था, दो भागों में टूटा, उसी को हम लोग कहते हैं अपक्षय। अब ये दो भागों में से कई भागों में टूटा तो अपर्दन। अपर्दन के बाद बुकनी बुकनी हो गया घर्षण के माध्यम से, पनियों धकेल रही है, हवा धकेल रही है, तो वो कई कई वर्षों के बाद ही सही, लेकिन वो बुकनी बुकनी हो जाएगा ना, धूल तो बन जाएगा ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं निक्षेपण। ये निक्षेपण जो है बाबू, नदियां के वृद्धावस्था में लगती है। कुल मिलाकर के जहां नदियां बुढ़ा जाती है, तो नदियां जब बुढ़ा जाती है तो अपने साथ लाए गए जो जितने भी टुकड़े उकड़े हैं या तो अवसाद हैं, वो धकेल नहीं पाती है। धकेल नहीं पाती है क्योंकि ये नदियां अब बुढ़ा जाती है, और जब धकेल नहीं पाती है तो अपने साथ लाए गए सारे अवसाद को अपने किनारे किनारे जमा कर देती है। उसी को हम लोग कहते हैं निक्षेपण। आप इसे विस्तार में थोड़ा सा हम आगे और भी इसको समझाते हैं, थोड़ा सा सब्र बनाए रखिएगा, देखिएगा। ये पहाड़ है, पहाड़ से कोई पत्थर गिरा, पनिया के साथ है गिरा, इधर से नदी बहेगी, ऐसे नदी बह रही है, पनिया के साथ है ये गिरा। तो यहां नदियां जो है वो जवान है, क्योंकि जहां नदी गिरती है शुरुआती दौर में रहती है, वो नदी वहां जवान रहती है, उसके पास बड़ी काबू रहता है, कुल मिलाकर के कह सकते हैं ताकत रहता है। कोई नया नया लड़का भी रहता है तो बाबू उसके पास बहुत ताकत रहता है। अब ये नदियां जोश में रहती है तो अपने साथ जो पत्थर को लेकर के आती है तो इसे तोड़ फोड़ पूरा करती है, क्योंकि इसके पास शुरुआत में इस पानी के पास ताकत होती है। ताकत होती है तो गुस्सा में इसे पत्थर को पूरा तोड़ती फोड़ती है। तो अगर पत्थर को दो भागों में तोड़ देती है, उसी को हम लोग अपक्षय कहते हैं। और अपक्षय का क्रिया आप समझिएगा, जब नदियां जवान रहती है तब अपक्षय की क्रिया करती है। जैसे हम आपको बताएं कि नदी के भी तीन अवस्था होते हैं। पहला होता है बाबू युवा अवस्था। तो युवा अवस्था में अपक्षय क्या काम करती है, क्योंकि गुस्सा रहता है इसके अंदर, मैंने कहिए कि ताकत रहता है, तो एक पत्थर को हचाक से दो भागों में तोड़ देती है, तो अपक्षय हुआ। और ये जो अपक्षय की क्रिया नदी करती है वो युवा अवस्था में करती है। कहां करती है? तो युवा अवस्था में करती है। अब बाबू जिस प्रकार से आदमी धीरे धीरे समझदार हो जाता है, उसके अंदर समझदारी हो जाती है, तो दुनिया को जब समझ जाता है तो रास्ता में भी चलता है तो थोड़ा सा सोचते सोचते चलता है, समझते समझते चलता है। ठीक उसी प्रकार से नदी भी जब मैदानी पहले पहाड़ क्षेत्र में जब रहती है तो इसका पानी का रफ्तार बहुत अधिक होता है, तभी ने पत्थर को तोड़ फोड़ पाती है। जब ये मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होने लगती है, कुल मिलाकर के मैदानी क्षेत्र में जब प्रवाहित करना स्टार्ट कर देती है, तो ये धीरे धीरे थोड़ा सा इसके तुलना में यहां अगर देखिएगा तो पानी का रफ्तार कम हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में जो पत्थर अपने साथ तोड़ फोड़ करके लाती है, वो धीरे धीरे अब यहाँ घसीटना इसको स्टार्ट कर देती है। घसीटना इसलिए स्टार्ट कर देती है क्योंकि जो ताकत इसके पास पहले यहाँ था वो अब यहाँ नहीं रहता है। तो घिसिएबे ना करेगा, तोड़ेगा फोड़ेगा थोड़े, तो घिसिया घिसिया के वो पत्थरा को थोड़ा सा घर्षण के माध्यम से तोड़ने फोड़ने की काम करती है। तो उसे तोड़ने फोड़ने की काम करती है, उसी को हम लोग कहते हैं अपर्दन, है ना। यहां तो हचाक से पथला तोड़ देती है तुरंत, लेकिन यहाँ घिसिया घिसिया के तोड़ते, मैंने घर्षण के माध्यम से पत्थरों का ह्रास होता है, उसी को हम लोग अपर्दन। तो अपर्दन की क्रिया प्रौढ़ावस्था में होती है, प्रौढ़ावस्था में होती है। देखिएगा प्रौढ़ावस्था में अपर्दन की क्रिया भी होती है और निक्षेपण की भी क्रिया होती है। अब नदियां यहां थोड़ा सा कम रफ्तार में रहती है तो अपने अपने किनारे किनारे कुछ अवसाद को भी, माने कुछ मिट्टी को अपने किनारे किनारे लगा देती है ना। तो ये अगर किनारे लगा रही है तो इस क्रिया को हम लोग निक्षेपण कहते हैं।
और जब नदियां बुढ़ा जाती है बाबू, तो अपने साथ लाए गए जितने भी मिट्टी है या तो पत्थर हैं, वो अभी नदियां बुढ़ा गई है तो इसका पानी का जो रफ्तार होता है वो बहुत कम हो जाता है। अब जब कम हो जाता है तो अपने साथ लाए गए अवसाद को क्या ये धकेल पाएगी? नहीं धकेल पाएगी बाबू। बूढ़ा आदमी के कहबे बोझा उठवेला बोझा ठेले तो ठेलो पारता है, तो ठीक वह नदिया यहाँ बुढ़ा जाए बाबू, पनिया का रफ्तार कम हो जाए तो अपने साथ जितना जवानी में जब थी तो ले आई पत्थरे, अब थोड़ा यजवा हुआ तो थोड़ा छोटका छोटका को उठाई, मैंने घसीटना स्टार्ट की। अब जब बुढ़ा गई तो घसीटियो नहीं पा रही है ना, क्योंकि बुढ़ा गई है। अब जब ये घसीट नहीं पाती है तो अपने किनारे किनारे नदी के तटीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र माने वही किनारे किनारे अवसाद को लगा देती है। इसी को कहते हैं बाबू निक्षेपण, इसी को हम लोग कहते हैं निक्षेपण। तो निक्षेपण की क्रिया जो नदी करती है वो वृद्धावस्था में करती है, वृद्धावस्था में बूढ़ा की अवस्था में करती है। चीजें समझ आ गई? अपक्षय कब करती है? युवावस्था किसे कहते हैं? अपर्दन किसे कहते हैं? प्रौढ़ावस्था किसे कहते हैं? जवानी की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। लेकिन समझदारी यहाँ हो जाती है। निक्षेपण कहाँ करती है, कब कौन सी अवस्था में करती है? तो बूढ़ा जब नदिया जाती है तो। और जब जवान रहती है, मैंने झेर बचपना रहता है तो बड़ी उछलती पुछलती है, क्योंकि इस समय पहाड़ों पे ये नदियां रहती है तो पानी का रफ्तार बहुत ज्यादा होता है, तो पत्थर को अचाक से दो भागों में तोड़ देती है ना। तो यही है बाबू, आप चीजों को समझ पाए होंगे। अब आपका कुछ और टॉपिक बच रहा था, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कोई भी नदी जितने ऊंचाई से गिरेगी वो नदी उतना ही शक्तिशाली होगी, और इसे हम लोग ज्योग्राफी के भाषा में कहते हैं प्रवणता। कोई भी नदी जितना ऊंचाई से गिरेगी, मान लिया जाए बाबू यहाँ एक पहाड़ इतना ऊंचाई पे है, एक पहाड़ इतना ऊंचाई से है, एक पहाड़ से एक नदी यहाँ से गिर रही है, एक नदी यहाँ से गिर रही है, तो ध्यान दीजिएगा ये नदी ज्यादा शक्तिशाली होगी, क्योंकि ये अधिक ऊंचाई से गिर रही है इसके तुलना में। ये भी पहाड़े पर से गिर रही है लेकिन ये ज्यादा ऊंचाई से गिर रही है, और इसी को ज्योग्राफी के भाषा में हम लोग कहते हैं प्रवणता, प्रवणता, है ना। तो यही ध्यान रखिएगा कि कोई भी नदी जितनी भी ऊंचाई से, अधिक ऊंचाई से गिरेगी वो नदी उतना ही शक्तिशाली होगी। और ये बाबू पानी यहां से गिर रहा है, गिरते हुए पानी माने कि इसे हम लोग ज्योग्राफी के भाषा में गिरना को कहते हैं हम लोग अवनमन। क्या कहते हैं? मान लिया जाए ये पहाड़ है, पहाड़ा पर से ये नदियां गिर रही है, पानी इसका गिर रही है, गिरते हुए चीज को हम लोग ज्योग्राफी के भाषा में अवनमन कहते हैं। अब इतना ऊपर से कोई पानी गिर रही है, अब इतना ऊपर से अगर कोई पानी गिर रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ एगो गड्ढा भी बना देगी। लगातार उतना ऊंचाई से पानी गिरने के कारण यहाँ एगो गड्ढा भी बना देगी, क्योंकि लगातार दबाव यहाँ बन रहा है, तो यहाँ की मिट्टिया को खोला के मतलब हटा देती है, थोड़ा सा गड्ढा बना देती है। और गड्ढा को हम लोग क्या कहते हैं? कुंड कहते हैं ज्योग्राफी की भाषा में, कुंड, है ना। तो गिरते हुए चीज को हम लोग कहते हैं अवनमन, और ये गिरने के कारण एगो यहाँ बना गड्ढा, और उस गड्ढा को हम लोग कहते हैं कुंड। तो गिरते हुए पानी के कारण जो गड्ढा बनता है उसी को हम लोग कहते हैं अवनमन कुंड। गिरते हुए पानी के द्वारा जो गड्ढा बनता है उसे कहते हैं हम लोग अवनमन कुंड। अब चीजों को थोड़ा सा आप यहां देखेंगे। अगर कोई भी नदी, देखिए नदी जब पहाड़ी इलाका में होती है तो उसको रास्ता नहीं मिलता है बाबू। जिधर वो नरम पत्थर को देखती है, नरम पत्थर है तो उसको काट करके अपना रास्ता बना ली। मैंने एक समझिए कि इस प्रकार से अगर कोई भी नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है या तो पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है, नदी क्या है? जिधर थोड़ा सा नरम जमीन मिलता है उसी को काट करके अपना रास्ता बना लेती है। अगर कोई भी नदी मैदानी क्षेत्र में ऐसा आकार बना करके अगर प्रवाहित हो रही है, माने कि चल रही है, तो उसी को हम लोग ज्योग्राफी के भाषा में कहते हैं मीनांडर। मैदानी क्षेत्र में अगर ऐसा आकार बना करके चल रही है तो उसे कहते हैं मीनांडर।
और यही एस आकार बना करके अगर कोई नदी पहाड़ी इलाका में चलती है तो उसी को हम लोग कहते हैं छिप्रिका। छिप्रिका क्या कहते हैं? छिप्रिका। ध्यान दीजिएगा ये सारी चीजें। यहां तक चीजें आपको समझ आ गई थी। अब देखिए प्राकृतिक तटबंध किसे कहते हैं, थोड़ा आप यहां भी ध्यान देंगे। ये नदी है, आप देखे होंगे ऐसे, अगर आप ग्रामीण एरिया से संबंध रखते होंगे तो आप ये चीजों को देखते होंगे कि मैंने कभी कभी अगर ढेर पानी गिर जाता है ना, बहुत ज्यादा पानी गिर जाता है तो नदी पूरा लबालब भर जाती है। और लबालब भर जाती है जब पनिया कम होता है और दूसरखा दिन आप देखने जाते हैं तो नदी द्वारा लाया गया जो मिट्टी होता है वो ऊपर तक फेंक दिया जाता है, माने उसका एक लेयर बन जाता है। धरहरा जानते हैं? धरहरा, धरहरवा के ऊपर एक लेयर बन जाता है। जब नदियां पूरा लबालब भर जाती है तो अपने साथ मिट्टी लाती है और लाए गए मिट्टी को अपने किनारे में छोड़ देती है। माने अपने किनारे में कहेंगे तो अपने तट पे छोड़ देती है, ज्योग्राफी की भाषा में कहेंगे तो ये अपने तट पे छोड़ देती है। समझिए नदी ये है, नदी का पानी यहां तक है, लेकिन ये नदियां पूरा का पूरा भर गई थी। अब ये नदियां जब पूरी पूरी भर गई थी, अपने साथ मिट्टी को लेकर के आई, पत्थर को लेके आई, और जब भर जाने के कारण जहां इनको थोड़ा सा जगह मिला ये पूरा मिट्टिया फेंक दी, है ना। फेंक दी तो कुल मिला करके यहां इसका फेंकते फेंकते एगो बांध बन जाता है, लेयर बन जाता है, बांध बन जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक तटबंध। चीजों को थोड़ा समझिएगा। ये जो बांध बनाया गया, क्या ये मानव के द्वारा बनाया गया है? यहां समझिए, एक बांध बन गया है, क्या ये मानव के द्वारा बनाया गया है? नहीं रे बाबू, ये बांध जो बनाया गया है वो मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये तो नदी द्वारा लाए गए अवसाद के माध्यम से ये बांध बना है। अगर नदी के द्वारा लाए गए अवसाद के माध्यम से ये बांध बना है तो हम लोग कहेंगे कि ये प्राकृतिक का ही एक कारनामा है, प्राकृतिक की घटनाओं के माध्यम से ये बांध बना है। और ये बांध जो बना है वो क्या आपका घर में बना है, मेरा घर में बना है? अरे नहीं बना है आपका घर में, मेरा घर में। ये तो नदी के तट पे बना है, नदी के तट पे बना है, मानो नदी के किनारे बना है, मानो नदी के तट पे बना है। तो ये है वो प्राकृतिक की घटनाओं से बने नदी के तटीय क्षेत्र पे बांध जो बना है उसी को हम लोग प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। चीजें समझ गई, समझ आ गई? प्राकृतिक के माध्यम से ये नदी के तट पे बनाया गया बांध है, इसलिए प्राकृतिक तटबंध। देखिए ये बड़ा उपजाऊ भी होता है, नदी के द्वारा लाए गए अवसाद जो होते हैं बड़े उपजाऊ होते हैं। देखिए ना, मैंने कितना हरियर हरियर आदमी यहाँ पौधा लग गया, देखिए फूल फल सब लग गया है, बड़ा उपजाऊ होता है। तो ये प्राकृतिक तटबंध इसी को कहते हैं। अब आता है आपका वितरिका क्या है, रोधिका क्या है और ज्वार नद क्या है ना। थोड़ा सा इसे हम लोग आगे भी देख लेते हैं, आपको ज्वार नद आगे भी बता दिया जाएगा। यहां आप समझेंगे कि वितरिका किसे कहते हैं और रोधिका किसे कहते हैं। ये भी आप समझेंगे कि डेल्टा किसे कहते हैं, है ना। ये नदी की मुख्य धारा है, माने मेन जो धारा है बाबू, ये नदी की मेन धारा है। ये बचवा को ध्यान मत दीजिएगा, ऐसे समझिए कि ये जो है नदी की मेन धारा है। अब नदी की मेन धारा जब नदियां जवान रहती है तो दौड़ले दौड़ले आती है, माने जवान रहती है तो दौड़ले दौड़ले आती है और अपने साथ जो मिट्टी है, जो पत्थर है, उसको धकेल धकेल के अपने साथ, जवानी है तब तक इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपने साथ जो पाती है उसको ले ले आती है।
जब ये नदियां बुढ़ा जाती है तब कहती है, अरे साला हम कौन कारनामा किए, हम बड़ा भलाई किए, जो हमको मिला उस सबको हम लेते आए, चाहे मिट्टी रहा हो चाहे पत्थर रहा हो, हम सबको लेते आए। अब ये नदियां जब बुढ़ा जाती है बाबू, तो पसीना ही नदियां का यहाँ छूटने लगता है। जिसको अपने साथ धो करके लाई वही इसके रास्ते का रोरा बन जाता है, इसके रास्ते की बाधा बन जाती है। अब अपने साथ जो लेकर के आए मिट्टी पत्थर, अब ये जब जवानी था इसका तो धकेल ली, लेकिन बुढ़वा में इस सब चीजों को धकेल पाएगी? पत्थर को अपने साथ लाएंगे, पत्थर को धकेल पाएगी? नदी को नहीं धकेल पाएगी। तो इसकी जो एक धारा है बाबू, वो जगह मिलने पे कोई इधर से निकल जाती है, कोई इधर से निकल जाती है, कोई इधर से निकल जाती है। मतलब अगर एक धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है, काहे कि अपने साथ लाए गए अवसाद, जो इनके अवसाद होते हैं वो अब इनके पास माने ताकत नहीं रहता है, तो अब इसको पास होने ही नहीं देते हैं मुख्य धारा को। तो ये कहते हैं भाई कौनो लखे किसी प्रकार से पानी का कोई रास्ता रोक नहीं पाता है, लेकिन हाँ विचलित तो कर पाता है ना। तो इसकी जहां एक मुख्य धारा हुआ करती थी, अब यही मुख्य धारा कई धाराओं में बंटने लगती है, इधर से जाने लगती है, इधर से जाने लगती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बाबू वितरिका। चीजों को थोड़ा सा आप और समझेंगे। एक मुख्य धारा अन्य धाराओं में क्यों बट रही है? क्योंकि जो ये चीज को पाली वही इसको काट रही है, अपने साथ लाई पत्थर उथर, यही रोड़ा बन गया इसके रास्ता का। तो यही अब कभी इधर से बहने लगी कुछ धारा इधर से बहने लगी। तो एक मुख्य धारा कई धाराओं में बटती है, उसी को हम लोग वितरिका कहते हैं। एक मुख्य धाराओं का कई धाराओं में बटना वितरिका कहलाता है। और यही वितरिका का जो छोटा रूप है उसी को हम लोग रोधिका कहते हैं। यही वितरिका का जो छोटा रूप है उसी को हम लोग रोधिका कहते हैं। आप यहाँ चीजों को समझेंगे थोड़ा सा कि यहाँ डेल्टा किसे कहते हैं। देखिए यहाँ एक मुख्य धारा थी, ये कई धाराओं में बटी, आपको कारण पता है क्यों बटी। अब इस एक इधर से बह रही है, एक इधर से बह रही है, जाकर के ये धाराओं दो धाराओं जाकर के यहाँ बीच में जाकर के मिल जा रही है। अब एक धारा के साथ जो इधर से धारा गई, इसके साथ भी तो कुछ मिट्टी के अवसाद गए होंगे, अपने साथ तो ढेर सारे चीज ना लेकर के आए थे, तो इसका रास्ता कुछ यहाँ रोक दिया। तो ऐसा रोक दिया तो ऐसा बात नहीं है कि जिधर से ये इसकी धारा गई वो अपने साथ कुछ ना कुछ अवसाद को तो लेते गई होगी। बूढ़ा थी नदी, लेकिन फिर भी कुछ साथे साथे चल गया। तो इसकी जो एक धारा है इधर से प्रवाहित हो गई, एक धारा इधर से प्रवाहित हो गई, ठीक। अब ये धारा के साथ जो है कुछ मिट्टी भी गए, कुछ पत्थर भी गए, तो ये किनारवा में जमा होते गए। एक धारा जब इधर से गई तो इसके माध्यम से कुछ मिट्टी इधर से जमा हो गए, कुछ इसके द्वारा से इधर से मिट्टी जमा हो गए। तो यहां एगो बाबू सतह बन गया, मिट्टी का एक सतह बन गया, और इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? डेल्टा। तो डेल्टा का परिभाषा आप क्या समझेंगे और क्या कहेंगे? ठीक है, तो कहेंगे कि दो वितरिका है, या तो कहेंगे दो धाराओं के बीच। आप दो वितरिका नहीं कहेंगे, तो आप कहेंगे कि वितरिका के बीच बने त्रिभुजाकार आकृति को हम लोग डेल्टा कहते हैं। ये त्रिभुजा आकार का ही बनता है। थोड़ा सा ये फोटो जो है, आपका त्रिभुजाकार भले नहीं दिख रहा है, कुछ देखिए, कुछ यहाँ देख रहे होंगे, ये भी दो धाराओं के बीच का त्रिभुजाकार आकार है ना। त्रिभुजाकार आपको अब लकीर थोड़े घींच के त्रिभुज आदमी कोई बना देगा। अरे नदी की घटना है, ऐसे कोई थोड़े बना देगा, मैंने उसी आकार की बनती है। डंडिल उंडिल थोड़े है उसके पास, इंच उंच थोड़े है, त्रिभुजाकार की बनाई। हाँ, उसी शेप का बनता है, उसी शेप का बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा। तो यही कहेंगे कि वितरिका के बीच बने त्रिभुजा आकार सतह को हम लोग डेल्टा कहते हैं। इसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। यही चीजें हैं।
अब आप आगे समझेंगे। आप यहाँ आप समझ गए कि वितरिका किसे कहते हैं, रोधिका किसे कहते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं। और अब आगे समझ में बाबू कि तो जवाहरलाल ककरा को थे। आगे हम आपको ले चलते हैं। मैंने आपको बता दिया है जवाहरलाल, समझिए। कंडीशन ये भी आता है, हम आपको कई बार बता रहे हैं कि बाबू अगर कोई नदी की मुख्य धारा इधर से प्रवाहित हो रही है, ये नदियां यहाँ बचपना है, ये नदियां यहाँ जवान हो जाती है, ये नदियां यहाँ बुढ़ाई हो जाती है। जब ये नदियां बुढ़ा जाती है तो इसके धारा का जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है। लेकिन सोच बाबू, जहां ये नदियां बुढ़ाने वाली होती है, माने बुढ़ाती है, वहीं अगर दोनों साइड इसका पहाड़ आ जाए तो इसका मजबूरी बन जाता है कि जिस रफ्तार से ये आई है उसी रफ्तार से ये मरेगी भी, मजबूरी बन जाती है। क्योंकि कोई भी नदी जहां मरने वाली होती है, अर्थात जहां उसका मुहाना होता है, उस नदी का आकार वहां बढ़ जाता है। क्योंकि धीरे धीरे पानी चलती है, फैल के चलती है, क्योंकि रफ्तार रहता नहीं है कि सीधे भागते चलेगी। कभी कोई धारा इधर बह रही है तो कोई बह रही है इधर, कोई धारा रुक रही है। तो इस प्रकार से नदी की जो आपकी नदी की जो होती है वो आकार बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ मजबूरी हो जाता है कि इसका आकार नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि दोनों तरफ से पहाड़ अगर है, किसी के नदी के मुहाना के पास पहाड़ अगर आ जाता है, समझिए यहाँ नदी इधर से आ रही है, नदी की मुख्य धारा है, अब ये दोनों साइड पहाड़ है, ये नदी फैल नहीं पाती है। तो अपने साथ लाए गए जितने मिट्टी हैं, जितने पत्थर हैं, कोई भी नदी की मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब वो जाकर के समुद्र में मिल जाती है। समुद्र में मिल जाती है माने अगर कोई छोटका नदिया बड़का नदी में मिल जाती है तो अब समझिए कि छोटका नदियां यही समाप्त हो गई, क्योंकि अब आगे जो चलता है वो बड़ी नदी के नाम से कोई भी नदी चलती है ना। तो ये मान लिया जाए इधर से एक नदी आ रही है, समुद्र से तो छोटे ना होगी नदियां, ये नदियां यहां जाकर के मिल जाएगी। लेकिन मिलेगी तो अपने साथ लाए गए जितने भी अवसाद हैं उसको धकेल करके समुद्र में जाकर के गिरा देती है, क्योंकि दोनों साइड पहाड़ है। ये अपने बगल बगल अपने साथ लाए गए मिट्टी को ये जमा कर देती है, अगर इनको जगह मिलता है तो, ऑप्शन मिलता है तो। लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, क्या कि दोनों साइड पहाड़ है, ऑप्शन तो है नहीं। तो अपने साथ इसकी मजबूरी भी हो जाती है कि अपने साथ लाए गए जो है अवसाद ये डायरेक्ट समुद्र में जाकर के गिरा देती है। तो अपने साथ लाए गए अवसाद को अगर ये समुद्र में गिरा देती है, उसी को हम लोग ज्वार नद कहते हैं। चीजें समझ आ गई आपको? इसी को हम लोग ज्वार नद कहते हैं। अब चीजें आप लोग देखेंगे, यहां हम आपको क्या क्या पढ़ने बोले और आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। देखिए, नदी पढ़ेंगे तो नदी रटने से आप नहीं पढ़ लेंगे, नदी पढ़ लेंगे उसके बीच पीछे का कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा। देखिए बाबू, हम आपको पढ़ाएं अपक्षय किसे कहते हैं, अपर्दन किसे कहते हैं, ये क्रिया कब होती है, कौन सी अवस्था में होती है। हम आपको अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण सारी चीज तो इनके बता दिलियो भैया। सुन, नदी की अवस्था भी तोरा हम बतेलियो, कलरवा तो चेंज करे दे, समझना है तो लाल लाल ज्यादा लाल हो जी। तो नदी की अवस्था जैसे युवा अवस्था क्या होता है, प्रौढ़ा अवस्था क्या होता है, वृद्धा अवस्था क्या होता है, समझ आ गया। वही बचपना, जवानी और बुढ़ारी समझ आ गया। तो जैसन मने ऐते समैया नदियों के त्रिय हुए। प्रवणता किसे कहते हैं ये भी चीजें समझ। क्षिप्रिका किसे कहते हैं, मिनांडर किसे कहते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं, वितरिका किसे कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध क्या होते हैं, ज्वारनद क्या होता है, उद्गम क्षेत्र क्या है, मुहाना क्या है, अपवाह क्षेत्र क्या है। सारा चीज क्लियर, इतना चीज मैंने आपको पढ़ाया।
अब आपको समझिए कि झारखंड की नदी पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये होता है। वैसे नहीं कि खाली वैसे रट जाइए, वैसे नहीं होता है बाबू। अब आपको अगर समझाया जाए मैप के माध्यम से तो फिर आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। हम आपके समझ एक ना मैप लेकर के आते हैं, तो फिर आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। थोड़ा सा आप चीजों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप समझेंगे। नदी इतना अगर आप रटेंगे तो जीवन भर रटते जाइएगा, फिर भूलते जाइएगा। ऐसा पढ़िए कि आपको बार बार भूलने की ये चीजें ना हो, आवश्यकता ना हो, पढ़ने की आवश्यकता ना हो। जैसे आप पढ़ेंगे कैसे नदी, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, आपके द्वारा एक मैप बनाया होना चाहिए, या तो मैप आपको एप्लीकेशन में ये देंगे, लेकिन आप बेहतर हो कि आप खुद से ही एक मैप बना लें तो सही रहता है। एक कहने ये देखिए, आप मैप नदी कैसे पढ़ेंगे ये चीजें पहले हम आपको बता देते हैं। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, सारी चीजें यहां आपको बताई जाएगी। देखिए, जैसे मैप अगर आप पढ़ेंगे तो मैप को इस प्रकार से बनाएंगे। सोन नदी आपको पढ़ना है तो आप सोन नदी, हम आपको कई बार बताएं, जो नदी जहां से जन्मती है, जहां से पैदा होती है, वो नदी का वो उद्गम क्षेत्र होता है। तो सोन नदी जो निकल रही है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला से निकल रही है, और ये मैकाल के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है जो एमपी में पड़ता है। देखिए, अगर आपको राज्य पूछे कि बताओ हो भैया आपका सोन नदी कहां से निकलती है, जिला पूछे तो अनूपपुर जिला, राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश के कहां से, तो ये आपको अनूपपुर जिला, अनूपपुर जिला में ही है बाबू मैकाल के अमरकंटक पहाड़ी, सोन नदी। अब सोन नदी बाबू उद्गम क्षेत्र या हुआ, ये नदियां इधर 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 से जा करके ये हमारा झारखंड में भी स्पर्श करती है, झारखंड को, पलामू और गढ़वा को स्पर्श करती है। ये कलर सही नहीं लग रहा है। हाँ देखिए, पलामू और गढ़वा को स्पर्श करती है। बताओ हो भैया, तोरा यहां से पूछ लो, देख में यहां से ऐसे ऐसे जा करके, ये अगर आप मैप आपका क्लियर हो तो आपको बस फोटो याद रखना है। ये नदी इधर से जा रही है और जा करके ये गंगा नदी में दीनापुर के पास पटना के समीप मिल जाती है। आपको ये पढ़ना है, उद्गम क्षेत्र ये हुआ, मुहाना ये हुआ, इधर से आ रही है गंगा नदी, और गंगा नदी में अगर ये मिल रही है तो अगर कोई भी नदी मान लिया जाए, अगर छोटी नदी बड़ी नदी में मिलती है तो छोटी नदी बड़ी नदी की सहायक नदी बन जाती है। ये इस आधार पे देखा जाता है कि किसकी गहराई अधिक है। कोई नदियां मान लिया जाए इधर से जा रही है, कोई नदियां इधर से आ रही है, जैसे सोन नदी इधर से जा रही है, गंगा नदी उधर से आ रही है, तो ये नदियां यहां जाकर के मिल गई तो ये गंगा नदी की सहायक नदी हो गई सोन नदी, क्योंकि गंगा नदी की गहराई सोन नदी की गहराई से अधिक है। और जिसका गहराई माने नदियां अगर एक जगह मिल जाती है तो ये कहेगा न मेरे नाम से ना आगे चलेगा नदिया, ये कहेगी नहीं मेरे नाम से ना आगे चलेगा नदिया। तो यहाँ यही कहा जाता है कि लड़ मत भाई, जेकर गहराई ज्यादा हो तो वो करे नाम से नदी चलता। तो यहाँ जो है
गंगा नदी की अधिक गहराई है तो आगे की नाम जो है गंगा नदी के नाम से ही चलती है। ठीक, तो गंगा नदी की पहले ये बह रही थी तो इसकी जो धारा की रफ्तार मान लिया जाए 20 किलोमीटर पर आवर है। तो ये नदियां आई तो थोड़ा सा धारा प्रवाह को बढ़ा दी होगी ना। कुल मिलाकर के ये नदियां जब यहाँ आकर के मिली तो इसको सहायता की होगी ना बहने में। मान लिया जाए 21 किलोमीटर की रफ्तार इसकी हो जाए, ये थोड़ा सा मिली तो कहीं ना कहीं इसको ये सहायता की, गंगा नदी को बहने स्पीड बहने में सहायता की। अगर सहायता की तो सहायता करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, सहायक कहेंगे ना। तो गंगा नदी की सहायक नदी इस प्रकार से सोन नदी हुई। चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिएगा, सोन नदी ये है, इधर से जा रही है। अब अगर आप सोन नदी पढ़ लिए हैं तो आप ये भी ध्यान रखिएगा भाई, सोन नदी अगर हम पढ़ लिए तो सोन नदी के सहायक नदी भी कोई है क्या? सोन नदी का भी कोई सहायक नदी है क्या? ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पढ़ना है कि हाँ भाई, सोन नदी का जो सहायक नदी है वो हमारे झारखंड की उत्तरी कोयल नदी है। देखिएगा, अगर सोन नदी जो यहां है, आप देखिएगा, सोन नदी अगर गंगा नदी की सहायक नदी बनी तो सोन नदी की भी कोई सहायक नदी है क्या? यहां देखिएगा, सोन नदी की एक सहायक नदी है कन्हर नदी। कन्हर नदी जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलती है। कभी मने सांस बहु तो कभी बहु सांस भी होती है। अगर वो किसी की सहायक नदी बनी तो उसकी भी कोई सहायक नदी होगी। तो इसकी सहायक नदी है एगो बाबू कन्हर नदी, और एक इधर से आपको निकल रही है उत्तरी कोयल नदी। क्या है? उत्तरी कोयल नदी यहां से निकलती है गुमला के चैनपुर प्रखंड से निकलती है उत्तरी कोयल नदी, और ये उत्तरी कोयल नदी जा करके मिलती है सोन नदी में। देखिए, चीजों को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी बनी थी तो सोन नदी के भी सहायक नदी है। सोन नदी के भी ये कलर नहीं दिखता है। सोन नदी के भी सहायक नदी हैं, जैसे कन्हर नदी और उत्तरी कोयल नदी। तो आपको एक नदी अगर पढ़ेंगे तो उसको आप पता कर लेंगे कि उसकी भी कोई सहायक नदी है क्या। आप अगर पढ़ लिए कि सोन नदी की सहायक नदी कन्हर नदी है तो कन्हर नदी के बारे में भी पता करना होगा कि कन्हर नदी जो है वो छत्तीसगढ़ के सुरगुजा से निकलती है, और हमारे राज्य के कौन ऐसे जिला में सबसे पहले प्रवेश करती है और कौन जगह पे, है ना। तो जगह अगर पूछे कि सबसे पहले कन्हर नदी झारखंड के कौन जिला में घुसती है तो गढ़वा जिला में, और कौन जगहिया से घुसती है तो ये भंडारिका से घुसती है। भंडारिका से भंडारिका जगह पे ये घुसती है। पूछेगा यहाँ की सोन नदी झारखंड में कितने किलोमीटर दूरी तय करती है तो 45 किलोमीटर दूरी। कभी प्रश्न ये भी पूछेगा कि बताओ हो बाबू, सोन नदी गंगा नदी में मिलने से पहले कितने किलोमीटर दूरी तय करती है तो 780 किलोमीटर दूरी तय करती है। ऐसे आप चीजों को पढ़ेंगे।
अगर सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल नदी हुई, उत्तरी कोयल नदी हुई, उत्तरी कोयल गुमला के चैनपुर प्रखंड से निकलती है ना। उत्तरी कोयल चैनपुर के गुमला प्रखंड से चैनपुर के प्रखंड नहीं, आपका उत्तरी कोयल नदी जो है वो गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड से निकलती है और ये जा करके पलामू में सोन नदी के पास मिल जाती है। तो इसका जो उद्गम क्षेत्र हुआ वो गुमला के चैनपुर प्रखंड हुआ। इसका मुहाना जो हुआ माने अपने आप को ये नदी समाप्त कर ले रही है, कहाँ, पलामू में। और पलामू में कौन नदी में समाप्त कर रही है, तो सोन नदी में। इसका मतलब ये हुआ कि इसका उद्गम क्षेत्र जो है वो गुमला का चैनपुर प्रखंड है और इसका मुहाना वो सोन नदी है। अब ये नदियां यहां से यहां तक गई बाबू, तो ये नदियां उड़ के तो नहीं न गई होगी, जहाज थोड़े है ना, जमीने के माध्यम से गई होगी। तो कौन कौन जिला को स्पर्श करके गई, छू करके गई, वही तो उसका अपवाद क्षेत्र होता है। तो ये गुमला को टच की, लातेहार को टच कर ली, आपका गढ़वा को टच की, पलामू को टच की, तो इसका अपवाद क्षेत्र है। पूछेगा कि आप बाबू बताओ उत्तरी कोयल नदी जो है वो सोन नदी में मिलने से पहले कितने किलोमीटर दूरी तय करके गई है। माने यहां से यहां अगर सोन नदी में मिली तो कितने किलोमीटर ये टोटल दूरी तय की, तो आपको ध्यान रखना है 255 किलोमीटर, 255 किलोमीटर। ठीक उसी प्रकार से आप कन्हार नदी का भी याद रख लेंगे, कहां से निकलती है, कहां ये इसका मुहाना है ना। सोन नदी का भी याद रख लेंगे, झारखंड में कौन कौन जिला को स्पर्श करती है, तो गढ़वा पलामू को स्पर्श। अब अगर उत्तरी कोयल नदी आप पढ़ लिए हैं तब आपको भी खोजना है कि उत्तरी कोयल नदी के भी कोई सहायक नदी है का। तो देखिए उत्तरी कोयल नदी आपका ये लाइनवा जा रहा है ना, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये लाइनवा उत्तरी कोयल नदी का है। माने उत्तरी कोयल नदी इधर से जा करके सोन नदी में ये मिल जाती है और ये हमारी झारखंड की सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो सोन नदी की सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी। अब उत्तरी नदी के भी कोई सहायक नदी है का, तो बाबू उत्तरी कोयल की भी दो सहायक नदी है। एक है देखिए अमानत नदी निकल जो रही है, वो कहां से निकल रही है, तो ये अमानत नदी चतरा से निकल रही है और जा करके उत्तरी कोयल नदी में मिल रही है। अगर उत्तरी कोयल नदी में मिल रही है तो हम लोग कहेंगे कि अमानत नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है, एक ये नदी। अब ये जो उत्तरी कोयल नदी यहां से आप देख पा रहे होंगे निकली थी, जाकर के सोन नदी में मिली, उसमें से एक नदियां यहां जाकर के मिल रही है, जिस नदी का नाम है औरंगा नदी। तो एक औरंगा नदी जो है लोहरदगा के किसको प्रखंड से निकल करके उत्तरी कोयल नदी में मिल रही है। एक नदी जो है चतरा से निकलती है अमानत नदी और ये बेरिया नामक स्थान पे जाकर के मिलती है। एक है आपका ये देखिए, ये जो लकीरवा है वो उत्तरी कोयल नदी का है, इसमें एक नदी जाकर के और मिल रही है बाबू। ये जो लकीरवा आप देख पा रहे हैं ना, कहने का मतलब है कि एक नदी जाकर के मिल रही है। तो ये है बूढ़ा नदी पे ही हमारे झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, बूढ़ाघाट जलप्रपात। तो ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा बाबू कि अगर कोई एक नदी आप पढ़ रहे हैं तो इसकी सहायक नदी के बारे में भी पढ़ रहे हैं, अगर ये भी नदी आप पढ़ लिए तो इसके सहायक नदी के बारे में पढ़ लें, चुटकी में तो नदी खत्म हो जीते भैया। वैसे ही आपको याद रखना है। मान लिया जाए एक और नदी देख लेते हैं हम लोग, समझिए ये एक नदी है आपका दामोदर नदी, हमारे झारखंड की सबसे लंबी व सबसे प्रदूषित नदी ये जो है दामोदर नदी इधर से जा रही है, यहां जाकर के हुगली नदी में मिल जा रही है। तो इसके सहायक इसमें कौन कौन नदियां मिलल है, देखिए ये कौन है, ये बोकारो नदी है, ये कोनार नदी है, देखिए यहां जाकर के ये नदी है ना कोनार नदी है। आपको मैप बहुत इंपॉर्टेंट,
ये देखिए एक नदी यहाँ भी हो जाकर मिली है, जमुनिया नदी है, ये कतरी नदी है ना। तो ये सारी चीजें आपको हम ट्रिक बताएंगे बाबू कि कोई भी नदी को आप कैसे याद रखेंगे। ये तो मैप है भैया, तोरा बताना हो बतेबो। जैसे कोई पूछते बताओ हो भैया दामोदर नदी के सहायक नदी की है, तो आपको याद रखना है दामोदर नदी। जैसे दोस्त को कहते हैं ना कि रे दामोदर नदी कब जाना है, क्या लिखते हैं दामोदर नदी कब जाना है। तो बस यही तो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, और यही बना ट्रिक। कहां से दामोदर नदी की सहायक नदी है, कहां से कतरी, कहां से कोनार, कहां से दो नदी। कतरी देखिए कहां से आपका है ये कतरी नदी, और कहां से आपका है कोनार नदी। आप पूछेगा कि कोनार नदी कहां से निकलती है, तो हजारीबाग से। कतरी नदी आपका कहां से निकलती है, तो गिरिडीह से। बराकर और बोकारो नदी, बराकर नदी आप देखिएगा मैप में, मैप जरूरी है। बराकर नदी कहां से निकलती है, तो ये बराकर नदी यहां से निकलती है हजारीबाग जिला के पदमा से। बोकारो नदी भी निकलती है हजारीबाग जिला से। जा से जमुनिया कब जाना है, जा से जमुनिया, और जमुनिया भी निकलती है बाबू आपका गिरिडीह से, गिरिडीह से। तो ये सारी चीजें आपको इस प्रकार से याद रखनी है। ठीक, हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, आपको किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन अपने मन में नहीं रखना है। मैप के माध्यम से बताने के बाद देखिए अब आपको थोड़ा सा स्पष्ट दिख रहा होगा। देखिए जमुनिया नदी कहां से निकल रही है, यहां से निकल रही है, और ये जिलवा कौन सा है, गिरिडीह है। ये जमुनिया नदी यहां से निकल तो रही है, यहां जाकर के मिल रही है। अभी कौन नदी में मिल जा रही है, देखिए ये नदी में, और ये नदियां कहां से निकल रही है, तो ये नदी लातेहार के टोरी क्षेत्र के चूल्हा पानी से निकल रही है। नदिया का नाम क्या है, तो दामोदर नदी है। दामोदर नदी में अगर जमुनी नदी मिल रही है, तो जमुनी नदी दामोदर नदी सहायक नदी हुई। कतरी नदी भी मिल रही है, कोनार नदी भी मिल रही है, बोकारो नदी भी मिल रही है ना। आपका ये बराकर नदी भी मिल रही है। तो ऐसे आप याद रखेंगे, एक नदी को पकड़िए फिर उसके सहायक नदी को पकड़िए, तब तो चीजें आपको समझ आएगी। बराकर नदी देखिए हारा की सारे चीज को हम डिटेल में लिख दिए हैं। जो बराकर नदी है वो दामोदर नदी में वर्धमान जिला के डीसरगढ़, वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वर्धमान जिला के डीसरगढ़ में मिलता है। आपको हम कई बारीकी से चीजों को हम लिखे हैं, जैसे दामोदर नदी जो आपका है अजय नदी आपका जामताड़ा के कौन ऐसे स्थान पे सबसे पहले प्रवेश करती है, तो कजरा में। कौन ऐसे स्थान को झारखंड को छोड़ करके पश्चिम बंगाल में घुस जाती है, मतलब अजय नदी का अंतिम जो स्थान होता है झारखंड में वो क्या होता है, तो अफजलपुर होता है। ये सारे चीज आपके बुक में नहीं मिलेंगे। बारीकी से आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखिएगा ये अजय नदी है, अजय नदी जमुई जिला से निकलती है, जमुई जिला बिहार में पड़ता है। ये जो अजय नदी वो इधर से आ रही है। सबसे पहले ये जो है वो देवघर के देवीपुर प्रखंड के कुशबेदिया नामक गांव में प्रवेश करती है। झारखंड में, बिहार के निकलल नदी झारखंड में प्रवेश करती है। तो पूछेगा कौन गांव में सबसे पहले प्रवेश करती है, कौन प्रखंड में, तो देवीपुर प्रखंड में। गांव पूछे तो कुशबेदिया गांव में, है ना। यहाँ बाबू घुसती है, यहाँ जिला ठीक है देवघर में घुसती है, लेकिन गांव और प्रखंड भी याद रखना है। अगर ये नदियां यहाँ से देखिए इधर 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 से आ रही है, और ये देखिए जामताड़ा में भी घुसती है। जामताड़ा में कौन जगह पे पहले घुसती है, तो कजरा नामक जगह पे घुसती है। और ये लास्ट में अफजलपुर के बाद ये पश्चिम बंगाल में चल जाती है। तो हमारे झारखंड का अंतिम क्षेत्र इस नदी के लिए क्या हुआ, तो अफजलपुर हुआ। तो ऐसे आप बढ़िया से तो नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा और जूम करते देखिए, ये है हरा कलर का था अजय नदी, यही अजय नदी इधर से आई है, देखिएगा इधर से घूम करके इधर से निकली है, इधर से गई है, और ये निकल के यहां मिल गई है हुगली नदी में। ये हुगली नदी में, उधर से हुगली नदी आ रही है।
तो ऐसे आपको पढ़ना होगा बाबू। इतना पढ़ाने के बाद एनिमेशन के माध्यम से, मैप के माध्यम से, यहाँ सारी नदी है, आप चिंता मत करेंगे। कोई भी नदी आप खोजेंगे वहां सारा नदी है। जैसे पुनपुन नदी, पुनपुन नदी देखिए पलामू से निकल रही है, ये है लकीर पलामू पुनपुन नदी की, जाकर के मिल जा रही है गंगा नदी में। तो गंगा नदी की ये सहायक नदी हुई और इसका उद्गम क्षेत्र पलामू हुआ। आपका किताब में लिखेगा छोटा नागपुर का उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र मैंने उत्तरी क्षेत्र में यह सब आता है। कौन जिलवाड़? पलामू जिलवाड़ है ना। आप इसके सहायक नदी मोरहर भी है। ये नदियां यहाँ जाकर के यहाँ निकली है और इसमें जाकर के मिल गई है पुनपुन में, तो इसकी सहायक नदी हुई। धारधा भी जो है वो जहानाबाद से निकली है, तो इसके दो सहायक नदी मोरहर और धारधा है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है डिटेल में सारी चीजें। इसके बाद आपको क्या किया करवाया जाएगा ये चीज आप देखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद आपको बाबू पीडीएफ दिया जाएगा। मैप से पढ़ाने के बाद आपको अब पीडीएफ देने की बात आती है। तो जो चीजें हम आपको पहले वहां बताएं वही चीजें यहाँ है, हड़बड़ाने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए ये अपक्षय किसे कहते हैं? चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। अगर अपक्षय बल एवं दाब के कारण होता है उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं, और अगर अपक्षय अम्ल और क्षार के कारण होता है उसे हम लोग रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जैसे चूना पत्थर पर भौतिक एवं रासायनिक दोनों अपक्षय का प्रभाव पड़ता है। देखिए वही बात है, अपर्दन किसे कहते हैं, निक्षेपण किसे कहते हैं, सारी चीजें आपको डिटेल में मिलेगी। युवा अवस्था किसे कहते हैं, जैसे आपको यहां बता दिया जाएगा कि ये टॉपिक है वो नदी की अवस्था है। युवा अवस्था क्या है, प्रौढ़ावस्था क्या है, वृद्धावस्था क्या है, प्रौढ़ता क्या है, छिपलिका क्या है, मेंढर क्या है। वितरिका किसे कहते हैं, डेल्टा क्या है, ज्वारनद क्या है, प्राकृतिक तटबंध क्या है, उद्गम क्षेत्र क्या है, मुहाना क्या है, अपवा क्षेत्र क्या है। उसके बाद आपको नदी के डिटेल आपको बताए जाएंगे। उसी समय आपको ये YouTube का वीडियो है थोड़ा लंबा अधिक हो जाएगा, इसलिए हम आपको कोई नदी के बारे में ज्यादा डिटेल तो अभी यहाँ नहीं बता पा रहे हैं। बस आपको ये बताया जा रहा है कि बाबू एनिमेशन के माध्यम से, मैप के माध्यम से, बाकी पीडीएफ के चीजें आपको दी जाएगी। जैसे सोन नदी के बारे में अगर डिटेल पढ़ेंगे तो यही है कि उद्गम क्षेत्र इसका है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला के अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलती है। इसका अपवा क्षेत्र अगर झारखंड में देखा जाए तो गढ़वा पलामू में ये प्रवाहित होती है। इसी को हम प्रवाहित होती है, हम स्पर्श करती है, उसे अपवा क्षेत्र कहते हैं। सहायक नदी इसकी उत्तरी कोयल नदी है, कन्हर नदी है ना। हम आपको मैप के माध्यम से बताए थे। हम लोग सोन नदी को हिरनवाहा व सोनभद्रा के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से आपका गांव घर में अलग नाम से जाना जाता है और कॉलेज में अलग नाम से लोग जानता है, तो क्षेत्र बदलने के साथ साथ नदी के नाम भी चेंज होते हैं। जिसे आज हम लोग हुगली नदी के नाम से जानते हैं, उसे पश्चिम बंगाल में लोग गंगा नदी भी कहता है। तो क्षेत्र परिवर्तन के साथ साथ नदी के नाम भी परिवर्तन होते हैं। तो सोन नदी जिसे हम लोग कहते हैं उसे अन्य जगह पे हिरनवाहा भी कहा जाता है या सोनभद्रा भी कहा जाता है। इसका मुहाना जो है वो गंगा नदी है और ये गंगा नदी में मिलने से पहले 780 किलोमीटर दूरी तय करती है। यह नदी पटना के समीप दीनापुर के पास गंगा में मिल जाती है। अगला पॉइंट आप इसे देखेंगे कि सोन नदी झारखंड में 45 किलोमीटर दूरी तय करती है। झारखंड में इसका संबंध सिर्फ सीमा के रूप में है ना। तो यही मैप के माध्यम से जो आपने पढ़ा है वही आपको बस यहाँ पीडीएफ दिया जाता है। अब मैप क्लियर हो तो ये पीडीएफ आप खुद से तैयार कर सकते हैं, अन्यथा मेरे द्वारा पीडीएफ दिया ही जाएगा। जैसे उत्तरी कोयल नदी के बारे में बात करें तो उद्गम क्षेत्र इसका है रांची का पठार, जिला पूछे तो गुमला, प्रखंड पूछे तो चैनपुर प्रखंड है ना। अपवा क्षेत्र इसका बात करें तो गुमला, लातेहार, गढ़वा, पलामू है। कौन कौन सी जिला से होकर के गुजरती है हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं कि सोन नदी यहाँ से अगर निकली है तो इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल नदी है। तो उत्तरी कोयल नदी के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ले। आप देखिए उत्तरी कोयल नदी की भी कोई सहायक नदी है तो हाँ औरंगा नदी है। फिर यहाँ से आपका
चतरा से अमानत नदी निकलती है, तो अब हम लोग चतरा अमानत नदी के बारे में पढ़ लेंगे, औरंगा नदी के बारे में पढ़ लेंगे। माने चीजों को अगर रिलेट करेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। इसकी सहायक नदी औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी है। उत्तरी कोयल नदी की मुहाना अगर देखा था, ये कौन नदी में अपने आप को समाप्त कर लेती है, खत्म कर लेती है, तो सोन नदी। उत्तरी कोयल नदी सोन नदी में मिलने से पहले 255 किलोमीटर दूरी तय करती है। यह नदी गर्मी के दिन में सूख जाती है। मतलब झारखंड की जो अधिकतर नदियां हैं, मयूराक्षी नदी को छोड़ करके, वो वर्षा पे ही या तो मौसम पे ही आधारित है, और बरसात के दिन में उमड़ जाती है। मतलब बरसात के दिन में ढेर पानी आ जाता है। फिर आप अमानत नदी के बारे में पढ़ेंगे। अमानत नदी की भी सहायक नदी है, जो कि आपको याद रखने में दिक्कत होगा, तो इसके लिए भी हम ट्रिक बना दिए हैं। जैसे उद्गम क्षेत्र इसका चतरा है, और इसकी सहायक नदी है चाको, सलाही, मैला पाटन, खेरा, जमुनिया, जिंजोई। तो इसके लिए ट्रिक बनाए हैं। चंदन और श्याम पीके मूवी देखने जा रहे हैं, तो इसे चाको आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सलाही याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रिक याद रखने की जरूरत। चंदन और श्याम दो नाम आपको ऐसे याद रहेंगे, पीके मूवी आपको ऐसे याद रहेंगे। तो ऐसे आपको ट्रिक के माध्यम से, जैसे चा से चाको, सा से सलाही, माँ से मैला, है ना, श्याम में माँ आता है तो मैला, पी से आपको ये सारी चीजें, पी से पाटन और के से खैरा, जा रहे हैं मैं, जा से जमुनिया और जा से जिंजोई। ये सारे ट्रिक हैं, आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तरी कोयल नदी जो है, ये मुहाना उत्तरी कोयल नदी है, और ये बेरिया नामक स्थान पे जाकर के मिलती है। यह नदी उत्तरी कोयल नदी में मिलने से पहले 100 किलोमीटर दूरी तय करती है। कौन? अमानत नदी, है ना। फिर औरंगा नदी भी है। औरंगा नदी के बारे में भी ट्रिक है कि लालू का गधा घास नहीं खाता है। सारी चीजें, जैसे औरंगा नदी उद्गम क्षेत्र लोहरदगा प्रखंड, किसको प्रखंड के उल्दा गांव से निकलती है। इसकी सहायक नदी गोवा, धात्री, घाघारी, सुगरी नाला है। अपवा क्षेत्र लोहरदगा मैंने कौन कौन जिला से होकर के गुजरती है। मुहाना उत्तरी कोयल नदी, यह नदी पलामू की महत्वपूर्ण नदी है। इससे अगर आप इसका सहायक नदी याद नहीं रख पाएंगे तो लालू का गधा घास नहीं खाता। लालू यादव को जानते हैं, तो लालू का गधा घास नहीं खाता। गा से गोवा, धा से धाधरी, घा से घाघरी, सा से सुकरी और ना से नाला। ये सारे चीज हैं, आपको फिर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। खाली मैप आपको याद रखने की जरूरत है। एनिमेशन और मैप के माध्यम से अगर आप चीजों को पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें संपर्क करेंगे। नंबर आपको हम शुरुआत में भी दे दिए, 9771080302। और आपको अब वेट नहीं करना है बाबू, एग्जाम की तैयारी अब करते रहें। अगर इतना दिन किए हैं तो सरकार आपको वैकेंसी देगी, आप इसके लिए चिंता मत करें। तो ठीक है, वो छुआ लोगिन बाबू मिलो ही बाद में हो, लेकिन तो हिन पढ़ते रहे हम कोनो दोसर वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपन ध्यान।